नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव की। जी हाँ, हम बात करेंगे भाग 22 की। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे लोग अक्सर आप कह सकते हैं नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यही वो हिस्सा है जो पूरे संविधान को सिर्फ कागज से उठाकर हकीकत की जमीन पर लाता है। तो चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। किसी भी कहानी का अंत, उसका क्लाइमैक्स, उसकी शुरुआत जितना ही जरूरी क्यों होता है? सोचिए जरा। क्योंकि अंत ही तो है जो कहानी को एक मतलब देता है, उसे पूरा करता है ना? और यही बात हमारे संविधान पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है। इसका जो आखिरी हिस्सा है, यानी भाग 22, वही इसे वो कानूनी ताकत और वो पहचान देता है जिसके लिए इतनी मेहनत की गई थी। और यहीं पर भाग 22 का रोल आता है। देखिए, इसमें हैं तो सिर्फ कुछ ही आर्टिकल्स, 393 से लेकर 395 तक, लेकिन यही वो आखिरी शब्द हैं, वो फाइनल टच हैं, जो इस इतने बड़े डॉक्यूमेंट को सिर्फ कागजों का ढेर नहीं रहने देते, बल्कि इसे एक जीती जागती कानूनी ताकत में बदल देते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को जब दुनिया में लाया जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसे एक नाम देते हैं, एक पहचान देते हैं। बस भाग 22 का पहला और सबसे बेसिक काम यही है, देश की इस सबसे अहम किताब को उसकी ऑफिशियल आइडेंटिटी देना। और ये काम करता है आर्टिकल 393। कमाल की बात यह है कि ये बहुत छोटा सा है, बस एक लाइन का आर्टिकल, लेकिन इसकी ताकत देखिए कि ये इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक ऐसा नाम दे देता है जो फिर हमेशा हमेशा के लिए इसकी पहचान बन जाता है। और वो नाम है भारत का संविधान। बस इतना ही। ये जो सिंपल सा टाइटल है ना, ये इस डॉक्यूमेंट को हर लीगल और ऑफिशियल काम के लिए एक यूनिक पहचान दे देता है। मतलब आज के बाद जब भी कोई कहेगा भारत का संविधान, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही किताब होगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो नाम तो मिल गया, पर सवाल यह है कि यह किताब लागू कब होगी, इसे अमल में कब लाया जाएगा? अगला सबसे जरूरी कदम यही था। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ये सब कुछ एक झटके में, एक ही दिन में नहीं हुआ। ये दरअसल 2 तारीखों की एक बहुत सोची समझी कहानी है। आर्टिकल 394, जिसे कमेंसमेंट यानी प्रारंभ कहते हैं, यही हमें बताता है कि संविधान को लागू करने का जो प्रोसेस था, वो 2 स्टेज में हुआ था। और ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। तो यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इसके पीछे का क्यों। हुआ ये कि 26 नवंबर 1949 को जैसे ही संविधान सभा ने इसे पास किया, कुछ बहुत ही जरूरी चीजें जैसे कि नागरिकता, चुनाव और एक टेम्परेरी पार्लियामेंट, इनसे जुड़े आर्टिकल्स फौरन लागू कर दिए गए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई इसलिए ताकि देश को चलाने के लिए एक बेसिक ढांचा तो तुरंत खड़ा हो जाए। कौन देश का नागरिक है? पहली सरकार कैसे बनेगी? और जब तक वो नहीं बनती तब तक देश कौन चलाएगा? इन सवालों के जवाब तुरंत चाहिए थे। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950, जब बाकी का पूरा संविधान लागू हुआ। और इसी दिन को हम कहते हैं संविधान के प्रारंभ का दिन। देखिए, ये तारीख सिर्फ कैलेंडर पर लिखी एक डेट नहीं है। नहीं, ये वो पल है जब भारत असल मायनों में एक सॉवरेन रिपब्लिक, एक संप्रभु गणराज्य बना। एक ऐसा देश जो अब पूरी तरह से अपने बनाए हुए कानूनों से चलने के लिए तैयार था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नई शुरुआत करने का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता, इसका मतलब अतीत को पीछे छोड़ना भी होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे संविधान ने सिर्फ कुछ नया शुरू ही नहीं किया, बल्कि पुराने से एक निर्णायक नाता भी तोड़ा। जैसा मैंने कहा, भाग 22 ने सिर्फ एक नई चीज शुरू नहीं की, इसने बाकायदा फॉर्मली पुरानी कॉलोनियल कानूनी व्यवस्था को खत्म भी किया। सीधी सी बात है, अगर एक नया और मजबूत घर बनाना है तो पुरानी और कमजोर नींव को तो हटाना ही पड़ेगा ना। और ये चीज यहां बहुत साफ नजर आती है। एक तरफ आर्टिकल 395 ने पुराने ब्रिटिश कानूनों को खत्म किया, मतलब रिपील कर दिया। कौन से कानून? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और दूसरी तरफ आर्टिकल 394A ने एक बहुत जरूरी काम किया, संविधान को ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन तैयार करवाया, ताकि भाषा के स्तर पर भी सबको साथ लेकर चला जा सके। तो आर्टिकल 395 के बारे में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल डिक्लेरेशन था अपनी कानूनी और राष्ट्रीय सोवेरेनिटी का। इसका सीधा सा मतलब था,
अब से भारत पर ब्रिटिश कानून नहीं चलेंगे। अब से भारत पर सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों के बनाए कानून ही चलेंगे। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी आर्टिकल पर, 394A। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ओरिजिनल संविधान में था ही नहीं, इसे बाद में जोड़ा गया, ये पक्का करने के लिए कि हमारा संविधान भाषा के मामले में भी इंक्लूसिव हो। तो ये हुआ कैसे? पहला स्टेप, इसे 1987 में 58वें अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। दूसरा स्टेप, इसने प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया कि वो एक ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश करवाएं। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, इसने हिंदी वर्जन को भी इंग्लिश वर्जन के बराबर ही कानूनी मान्यता दे दी। ये एक बहुत ही दूर की सोच वाला कदम था, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि संविधान देश की ज्यादा से ज्यादा जनता तक अपनी भाषा में पहुंच सके। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो आखिरी के आर्टिकल्स हैं, जो सुनने में बड़े प्रोसीजरल से लगते हैं, वो आखिर इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं? चलिए इसे फटाफट समराइज करते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एक नजर में साफ हो जाता है। आर्टिकल 393, इसने नाम दिया भारत का संविधान। आर्टिकल 394, इसने शुरुआत की तारीख तय की 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 394A, इसने हिंदी को बराबर का अधिकार दिया। और आर्टिकल 395, इसने पुराने ब्रिटिश कानूनों को खत्म कर दिया। मतलब नाम, शुरुआत, भाषा और आजादी, सब कुछ इन आखिरी पन्नों में ही तो है। अगर इससे दूसरे शब्दों में कहें तो ये आर्टिकल्स सिर्फ कानून नहीं हैं, ये एक राष्ट्र का अपनी किस्मत पर खुद दावा ठोकने का आखिरी और सबसे आधिकारिक ऐलान है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक घोषणा है। तो आज की इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो सबसे बड़ी बात याद रखने वाली है, वो ये है कि भाग 22 सिर्फ एक कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, ये एक सॉवरेन देश के जन्म का ऐलान था, एक ऐसे देश का जो अपने अतीत की बेड़ियों से आज़ाद होकर अपने खुद के बनाए कानूनों पर अपना भविष्य लिखने के लिए तैयार खड़ा था। और जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। संविधान के इन आखिरी शब्दों ने, मतलब नाम देना, एक तारीख तय करना और पुराने को खत्म करना, इन सब ने मिलकर भारत के भविष्य की नींव कैसे रखी? असल में यह सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, ये तो अनगिनत नई कहानियों की शुरुआत का वादा था।